रात का समय था। मैं अकेला रास्ते से गुजर रहा था कि तभी अचानक मेरे सामने कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरे सामने एक पीले रंग का अजीब सा जीव खड़ा था। उसका शरीर नेवले जैसा, लेकिन आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने डर के बावजूद उससे बात कर दी। अरे सुनो, तुम बताओ मैं कैसा दिखता हूँ, इंसान जैसा या पहाड़ जैसा? वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, बस मुझे घूरता रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वो बोला, बूढ़े, तू तो मुझे एक ऐसे भूत जैसा लग रहा है जिसकी उम्र बहुत कम बची है। उसकी आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखों से जो देखा और जो सुना वो मेरे लिए नामुमकिन था। वो सच में बोल रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए, मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उसने धीरे धीरे अपने अगले पैर उठाए और मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ इंच दूर था। उसकी सांसों की बदबू सीधा मेरे चेहरे पर लग रही थी। उसने अपना लंबा सा मुंह आगे बढ़ाया और अपने नुकीले दांत दिखाते हुए बोला, अब मैं तुझसे पूछता हूँ, तू बता मैं कैसा दिखता हूँ, इंसान या देवता? मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। उस पल मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैंने बिना सोचे बिना समझे बस डर के मारे कह दिया, देवता, आप एक देवता हैं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले अचानक सब कुछ बदल गया। उसके शरीर से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसका शरीर फैलने लगा, बड़ा होता गया और कुछ ही सेकंड में वो एक आम इंसान से भी ज्यादा ताकतवर और विशाल दिखने लगा। उसकी आंखों में अब अलग ही चमक थी। वो खुद भी कुछ सेकंड तक अपने शरीर को देखता रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। करीब 2.5 मिनट तक वो बस खड़ा रहा, चुप, बिल्कुल चुप। फिर अचानक उसने एक अजीब सी आवाज निकाली, हाँ हाँ हाँ, मुझे मजा आ गया, मैं सच में देवता बन गया। फिर उसकी आवाज अचानक बदल गई, गंभीर हो गई। लेकिन ये नामुमकिन है, ऐसा सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा भाग्य हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। उसकी नजरें मेरे अंदर तक घुस रही थीं। लेकिन तू तो साफ दिख रहा है, एक कम उम्र वाला दुर्भाग्यशाली इंसान। वो कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हद है, कितना बेवकूफ है तू, तूने अपनी किस्मत यूं ही मुझे दे दी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। तभी उसने अपनी पूंछ हिलाई और कहीं से एक कागज का ताबीज निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ले, इसे रख। मैंने कांपते हुए हाथों से वो ताबीज ले लिया। वो बोला, ये एक रक्षा ताबीज है, इसे अगर किसी भयानक आत्मा पर लगा दिया तो शायद तेरा गांव इस मुसीबत से बच जाए। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। मुसीबत? कौन सी मुसीबत? उसने मेरी आंखों में देखा और बेहद गंभीर आवाज में बोला, ध्यान से सुन, बहुत जल्द तेरे घर में एक भयानक आत्मा जन्म लेगी और जब वो आएगी तो सिर्फ तेरा घर नहीं, पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आगे बोला, अगर जरा भी समझदारी है तो अभी इसी वक्त वापस मत जा, नहीं तो तू भी मरेगा और तेरे अपने भी। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, हाथ में ताबीज, दिमाग में डर और दिल में सवाल। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो खतरे को सच नहीं मानता जब तक देर न हो जाए। मैंने भी वही गलती की। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं घर के करीब पहुंच रहा था वैसे वैसे उस पीले जीव की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। घर मत जाना, नहीं तो सब मर जाओगे। मैंने सिर झटक दिया, नहीं, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा मेरे कदम अपने आप रुक गए। दरवाजे के पास 2 साएं खड़े थे, एक लंबा और एक थोड़ा छोटा। दोनों अंधेरे में खड़े थे और धीरे धीरे इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। मैंने सांस रोक ली और पास की दीवार के पीछे छुप गया। तभी उनमें से एक ने धीरे से कहा, अभी तक नहीं आया? दूसरी आवाज आई, कहीं कोई उठा तो नहीं ले गया? वो तो हमारे घर का सबसे अच्छा माल है। मेरे कानों ने जैसे गलती से सुना हो। मैंने ध्यान से सुना। पहली आवाज फिर आई, हाँ, उसका मांस सबसे अच्छा है, अगर वो नहीं मिला तो आज का काम बिगड़ जाएगा। मेरे पूरे शरीर में झटके लग गए। मांस, माल, ये शब्द मेरे लिए नहीं हो सकते थे, लेकिन अगले ही पल मेरे दिल की धड़कन रुकने वाली थी। वो आवाज मेरी माँ की थी और दूसरी मेरी दादी की। मेरे पैर वहीं जम गए, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये क्या सच में मेरी माँ और दादी हैं? तभी पीछे से अचानक एक आवाज आई, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं डर के मारे उछल पड़ा, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मेरा छोटा भाई खड़ा था, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें अजीब सी थीं, गहरी, काली, और बिना पलक झपकाए वो मुझे घूर रहा था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो फिर बोला, चलो अंदर चलो, खाना तैयार है। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। मैंने एक बार दरवाजे की तरफ देखा, अब वहाँ कोई नहीं था, जैसे वो दोनों साएं कभी थे ही नहीं। मैंने खुद को संभाला, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, और मैं भाई के साथ अंदर चला गया। हम दोनों कमरे में पहुंचे। टेबल पर खाना लगा हुआ था। मैं और मेरा भाई एक तरफ बैठ गए। थोड़ी ही देर में माँ और दादी भी आकर बैठ गईं। माँ ने हमेशा की तरह पहले 2 अगरबत्तियां जलाईं और उन्हें एक पुराने से बर्तन में लगा दिया। ये हमारे घर का नियम था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा था। मैंने धीरे से दादी की तरफ देखा और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो मुझे घूर रही थी, सीधे, बिना पलक झपकाए, और उसके मुंह से धीरे धीरे लार टपक रही थी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, दादी आपको खाना साफ दिख रहा है ना? वो अचानक मुस्कुराई, हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है, आज का मांस तो बहुत ही बढ़िया बना है, कितना नरम, कितना रसदार। उसकी बात सुनकर मेरा गला सूख गया। मैंने माँ की तरफ देखा, उसके चेहरे पर भी वही भाव था, जैसे वो खाने को नहीं कुछ और सोच रही हो। लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, और चुपचाप
खाना खाने लगा। खाना खत्म हुआ, मैं उठने ही वाला था कि मेरे भाई ने अचानक धीरे से कहा, भैया आपको एक बात पता है? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? वो मेरे और करीब आ गया और बहुत धीमी आवाज में बोला, दादी अभी भी जिंदा है। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। क्या बकवास कर रहे हो? दादी तो बहुत पहले मर चुकी हैं। वो बोला, नहीं, वो अभी भी जिंदा है और उनकी उम्र 180 साल है। मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी, 180 साल, ये नामुमकिन था। मैंने गुस्से में कहा, ऐसी बातें मत करो, डर लगता है। लेकिन वो बिल्कुल शांत था। फिर उसने पूछा, भैया आपने पीछे वाले तहखाने को कभी देखा है? मैंने तुरंत कहा, नहीं, वहाँ जाना मना है। वो हल्का सा मुस्कुराया, मैं आपको दिखाता हूँ, दादी वही है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन डर से ज्यादा ताकतवर चीज होती है जिज्ञासा, और वही मुझे खींच ले गई। हम दोनों धीरे धीरे पीछे वाले आंगन में पहुंचे। वहाँ घास के नीचे एक छुपा हुआ दरवाजा था। भाई ने उसे हटाया। नीचे एक संकरा रास्ता था। हम दोनों झुककर नीचे उतरने लगे। अंदर अंधेरा था, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद हम एक छोटे लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचे। उसमें एक छोटा सा छेद था। भाई ने कहा, भैया दादी अंदर हैं, आप खुद देख लो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे अपनी आंख उस छेद के पास ले गया। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन कुछ हिल रहा था, कुछ धड़क रहा था, जैसे कोई दिल। मैं डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या था? तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों डर के मारे उछल पड़े और बिना पीछे देखे भागते हुए ऊपर आ गए। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगी। दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मैंने कांपती आवाज में कहा, ये क्या है? तू मुझे सच सच बता, आखिर हो क्या रहा है? मेरा भाई कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब और भी गहरी लग रही थी। वो बोला, भैया अगर सच जानना है तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, फिर भी मैंने सिर हिला दिया। वो थोड़ा पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, अगर इस घर में कोई भूत है तो वो दादी नहीं है। मैंने तुरंत पूछा, तो फिर कौन है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, माँ। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? माँ भूत? मैंने हकलाते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? ये सब मजाक अच्छा नहीं है। लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी मजाक नहीं था। वो बिल्कुल शांत था। और फिर उसने वो बात कही जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी, क्योंकि ये हमारी असली माँ है ही नहीं। मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब? वो बोला, असली माँ मर चुकी है। मेरे पैर लड़खड़ा गए। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर मैं अंदर से टूट गया। मैंने खुद उसे मारा था। मेरी आंखें फट गईं। क्या? वो बिना रुके बोलता रहा। मैंने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें पेड़ के नीचे दफना दिया। बस कल रात की ही बात है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तू पागल हो गया है? ये सब क्या बोल रहा है? वो बोला। मुझे भी समझ नहीं आया। सुबह जब वो उठकर खाना बना रही थी तो मुझे लगा कुछ तो गलत है। तभी समझ आया वो अब इंसान नहीं रही। मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तेरे घर में भयानक आत्मा आएगी। जैसे ही मैं सोच में डूबा हुआ था, अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। मैं बुरी तरह घबरा गया। पूरा शरीर झटके से कांप उठा। ध्यान से सुना तो पता चला कि आवाज माँ और दादी के कमरे की तरफ से आ रही थी। वो बाहर आ गया। मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। मैं और मेरा छोटा भाई बिना देर किए खिड़की से कूदकर उसी कमरे की तरफ भागे। जैसे ही अंदर पहुंचे, देखा कि दादी जमीन पर घुटनों के बल बैठी हैं और बार बार अंदर की तरफ सिर पटक रही है। परदादी माफ कर दो, परदादी माफ कर दो। उनकी आवाज कांप रही थी। लेकिन तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। मेरी माँ एकदम सीधी पड़ी हुई थी, बिल्कुल बेहरकत, जैसे उसमें जान ही न हो। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, चेहरा विकृत। मैं घबरा कर चिल्लाया, ये क्या हो गया? माँ को क्या हो गया? तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे, धड़ाम धड़ाम। बाहर से लोगों की भीड़ का शोर, भागते कदमों की आवाजें और सब दादी का नाम चिल्ला रहे थे। चू दादी, दरवाजा खोलो, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे घर की बुजुर्ग औरत को अभी अभी किसी जानवर ने खा लिया। मेरे दादा के साथ भी यही हुआ। ये क्या चीज है आखिर? गांव के मुखिया ने कहा है कि ये बदला लेने आया कोई भयानक भूत है, लेकिन हमने तो कोई पाप नहीं किया। हम तीनों, मैं, मेरा भाई और दादी दरवाजा खोलकर बाहर आए। भीड़ बेकाबू थी। कोई चिल्ला रहा था, क्या वही चीज भागकर बाहर आ गई है? दादी रोते हुए बुदबुदा रही थी, हाय रे पाप, हर रोज उसे खाना खिलाते थे, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? तभी एक आदमी चिल्लाया, मुखिया अब और मत छुपाओ, साफ साफ बताओ आखिर ये सब क्या है? गांव में एक साथ 7-8 लोग मर गए हैं। क्या चू दादी के घर में कुछ गड़बड़ है? तभी दादी गुस्से में बोली, चुप कर, अगर हमारा परिवार ये बोझ ना उठाता तो शायद तू पैदा भी ना होता। अगर कोई पाप है तो वो पूरे गांव ने मिलकर किया है। मरेंगे तो सब साथ मरेंगे। माहौल भारी हो गया। तभी गांव का मुखिया धीरे से बोला, गुस्सा मत करो, बात सच है और अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। कई साल पहले गांव में भयंकर अकाल पड़ा था, खाने को अनाज नहीं था। तब एक अफवाह फैली कि जो बूढ़े 99 साल के हो जाते हैं वो परिवार की उम्र चूस लेते हैं और अगर उन्हें पहाड़ के उस गड्ढे में भेज दिया जाए जहाँ हुआंगदा सियान की साधना होती है तो उनका असर खत्म हो सकता है। मुखिया की आवाज भारी हो गई। तब गांव के कई लोगों ने अपने अपने बुजुर्गों को उस खाई में छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, लेकिन जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं आया। धीरे धीरे लोग उन्हें लेने जाना ही बंद कर दिए। वहाँ जंगली जानवर भी बढ़ गए थे और इसी तरह एक एक करके दर्जनों बूढ़े गायब हो गए। कोई हादसा नहीं हुआ जब तक उसने गहरी सांस ली, जब तक चू दादी की माँ 1 महीने बाद खुद चलकर वापस नहीं आ गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। शुरू में तो वो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे वो जवान होने लगी। बाल काले हो गए, त्वचा मुलायम, लेकिन उनका व्यवहार अजीब हो गया। वो कम बोलती, कम चलती। फिर एक दिन वो पूरी तरह बदल गई, एक राक्षस बन गई और तब से उन्हें इसी घर में बंद रखा गया। सबकी सांसें अटक गईं। इस बार वही चीज बाहर निकल आई है और लोगों को मार रही है। कोई चिल्लाया, ये झूठ है, 80 साल हो गए उस बात को, हमें बेवकूफ बना रहे हो। तभी मैंने कांपते हुए हाथ उठाया। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैंने हिम्मत करके कहा, मैंने आज
रास्ते में एक आत्मा को देखा, वो बोल सकता था। उसने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि अगर इसे उस भूत पर चिपका दें तो हमारा गांव बच सकता है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई हंस पड़ा, भूत तुम्हें क्यों देगा ताबीज, मुखिया को क्यों नहीं, ये कोई खेल है क्या? कुछ लोग डर कर पीछे हटने लगे। मैं तो जा रहा हूँ, जो करना है करो, मैं सुबह होते ही शहर चला जाऊंगा। माहौल बिखरने लगा, लेकिन तभी मुखिया ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। चाहे सच हो या झूठ, हमें कोशिश करनी होगी। कुछ जवान लोग मेरे साथ चलेंगे, हम नीचे जाकर देखते हैं। दादी रास्ता दिखाने लगी। हम सब फिर उसी तहखाने में उतरे। अंधेरे में सांसें भारी थीं। जल्द ही हम उस लकड़ी के दरवाजे तक पहुंच गए। दादी कांपते हाथों से चाबी लगाने लगी। माँ, मैं जानबूझकर नहीं कर रही, माफ करना। जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी चीख निकल गई। अंदर पूरा कमरा काले जाल जैसी नसों से भरा था। मोटी मोटी शाखाएं दीवारों से लिपटी हुई थी और एक अजीब सी धड़कन की आवाज गूंज रही थी। किसी ने डरते हुए पूछा, ये दिल की धड़कन जैसी आवाज क्यों आ रही है? मैंने कांपते हुए कहा, वो मेरी परदादी का दिल है, उसी डिब्बे में, और ये सब उसकी नसें हैं। मुखिया ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। ताबीज दे, मैं चिपकाता हूँ। पीछे खड़े लोग हथियार संभाल कर तैयार हो गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मैंने हिचकते हुए कहा, क्या वो सच में भूत है? वो तो अभी भी जिंदा लगती है। मुखिया चिल्लाया, समय बर्बाद मत कर, जल्दी दे। मैंने कांपते हाथों से ताबीज उसे दे दिया। वो धीरे धीरे उस धड़कते दिल के पास गया और एक झटके में ताबीज चिपका दिया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर धड़कन धीमी होने लगी और धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो गई। काम कर गया, काम कर गया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। चलो सब अपने घर जाओ, सुबह किसी पंडित को बुलाएंगे। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन मैं और मेरा भाई वहीं खड़े रहे, आग की लपटों को देखते हुए। तभी भाई धीरे से बोला, इतना आसान नहीं है। मैं चौंका, तुझे कैसे पता? वो बोला, क्योंकि वो भूत अपना सिर किसी और के शरीर पर लगा सकता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तू ये सब कैसे जानता है? उसने शांत स्वर में कहा, मैंने अभी देखा, माँ का सिर गायब है। अगले ही पल गांव में फिर चीखें गूंज उठी और लोग फिर हमारे घर के बाहर जमा हो गए, लेकिन इस बार आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे। ये कैसे हो रहा है? कोई रोते हुए बोला, ताबीज काम नहीं आया। मुखिया घबराया हुआ था, शायद वो पहले ही भाग चुका था। तभी मैंने और मेरे भाई ने सबको बताया, वो माँ के शरीर में है। किसी ने शक से कहा, लेकिन चेहरा तो अलग है। दूसरा बोला, क्या वो चेहरा भी बदल सकता है? मेरा भाई बोला, हाँ, जैसे पेड़ की टहनी जोड़ते हैं वैसे। अब हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। माहौल डर से भर गया। तभी किसी ने कहा, वो यहीं हमारे बीच में है। सबके चेहरे पीले पड़ गए। अभी अभी कौन देर से आया? किसी ने चिल्लाकर कहा, मुखिया और चू दादी। भीड़ की नजरें बदल गईं। मैं कुछ बोल नहीं पाया और पहली बार मुखिया पूरी तरह चुप हो गया। हम सबकी नजरें अचानक बदल गईं। हर कोई शक की नजर से एक दूसरे को देखने लगा। मैं कुछ भी समझा नहीं पा रहा था। गुस्से और डर में बुरी तरह बड़बड़ाने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गांव का मुखिया इस बार बिल्कुल चुप था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। तभी फैसला हुआ कि मुझे, मेरी दादी और मुखिया को बाकी गांव वालों से अलग कर दिया जाए और तहखाने में बंद कर दिया जाए। बाकी सभी गांव वालों ने बिना विरोध के हामी भर दी और हमें उसी अंधेरे तहखाने में धकेल दिया गया। अंदर घुसते ही फिर वही हल्की हल्की धड़कन की आवाज सुनाई देने लगी। परदादी का दिल अभी भी बहुत कमजोर तरीके से धड़क रहा था। माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। न दादी कुछ बोल रही थी, न मुखिया। सब कुछ बहुत ही गलत लग रहा था। तभी अचानक ऊपर से किसी ने लकड़ी के फट्टों पर जोर जोर से ठोकना शुरू कर दिया और फिर एक चीखती हुई आवाज आई, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो आवाज मेरे 4 नंबर वाले मामा की थी, जो बाहर से बुरी तरह चिल्ला रहे थे, जैसे किसी खौफनाक चीज से भाग रहे हों। हम सब घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़े। जल्दी दरवाजा खोलो, वो बस पीछे ही है। मैं अभी भी सोच ही रहा था कि दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। तभी मेरा छोटा भाई अचानक बोला, ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। बाहर से मामा लगातार दरवाजा पीट रहे थे, इतनी जोर से कि सड़ी हुई लकड़ी टूटने के कगार पर थी। शुरू में मैं बहुत बेचैन था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मुझे भी कुछ अजीब लगने लगा। अगर सच में वो चीज उनके पीछे है तो क्या वो इतनी देर तक दरवाजा पीटने देती? अगले ही पल आवाज अचानक बंद हो गई, लेकिन दरवाजे पर पड़ने वाले वार और भी ज्यादा ताकतवर हो गए। पूरा तहखाना कांपने लगा। ये किसी इंसान की ताकत नहीं थी। दरवाजा टूट जाएगा, पीछे हटो। मैं और मेरा भाई भागकर अंदर की तरफ गए। तभी देखा कि दादी और मुखिया ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो चुके हैं। मैं घबरा गया, अब क्या करें? लेकिन सोचने का समय ही नहीं मिला। अगले ही पल ऊपर की लकड़ी टूटकर बिखर गई। मेरा भाई मुझे खींचते हुए बोला, अगर मामा इतना देर बाहर से दरवाजा पीट सकता है तो शायद बाहर अब कोई इंसान बचा ही नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या हम सब शुरू से ही मरने वाले थे? क्या ताबीज गलत जगह लगने से ही सब खत्म हो गया? लेकिन इस बार उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस उस धड़कते दिल को घूर रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अजीब सा सुकून था। उसने धीरे से कहा, भैया, क्या किसी भी हिस्से से वो बन सकता है? मैं उसका मतलब समझ ही नहीं पाया था कि तभी बाहर से आवाज आई, अरे दरवाजा खोलो, परदादी को खोलो, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। आवाज फिर से उसी मामा की थी, लेकिन इस बार साफ था, वो अब मामा नहीं था। उसकी आंखें खाली थी। आवाज में एक डरावनी भूख थी। क्यों नहीं खोल रहे? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, सांस तेज हो गई। ऐसा लग रहा था अभी गिर जाऊंगा। तभी मेरे भाई ने पीछे से मुझे संभाला। मैंने कांपते हुए पूछा, तुझे डर नहीं लग रहा? अब क्या करें? उसने शांत आवाज में कहा, भैया, जब वो मुझे खाने आए तब तुम उसे पकड़ लेना, चाहे तुम मर ही क्यों ना जाओ, उसे रोके रखना। मैं कुछ समझ नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। अगले ही पल दरवाजा पूरी तरह टूट गया और वो अंदर आ गया, हाथ में एक बड़ी सी दरांती लिए हुए। मेरे भाई ने जानबूझकर उसे उकसाया, तुम जैसे जीते हो उससे तो अच्छा है मर जाओ। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया और वो गुस्से में मेरे भाई की तरफ दौड़ा और बिना रुके एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा दिया। मैं ये सब देख नहीं पाया और पागलों की तरह दौड़कर उसकी बांह पकड़ ली।
तू भी नहीं मानेगा, परदादी को पेट भरने नहीं देगा, उसने गुर्राकर कहा। मैंने आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, दर्द नहीं आया। मैंने आंखें खोली तो देखा दरवाजे पर दर्जनों पीले नेवले खड़े थे। वो सब एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन परदादी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने पल भर में उन सबको खत्म कर दिया। मैं दीवार के कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। तभी मैंने देखा मेरा भाई बिल्कुल ठीक खड़ा था, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने हंसकर कहा, अरे धन्यवाद, आपने तो मेरा पेट ही खोल दिया, बहुत अच्छा किया। ये सुनकर परदादी गुस्से से कांप उठी और फिर से उस पर हमला करने दौड़ी, लेकिन तभी अचानक मेरे भाई के शरीर से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी ने परदादी को पूरी तरह निगल लिया। पूरा तहखाना उस रोशनी से भर गया। कुछ देर बाद जब रोशनी खत्म हुई तो मैंने देखा मेरे सामने एक पीला नेवला खड़ा था, वही जिसे मैंने पहाड़ी पर देखा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लड़के, तूने मुझे वरदान दिया था, मैंने तेरी जान बचा दी, अब हमारा हिसाब बराबर। मैं घबरा कर बोला, मेरा भाई कहाँ है? उसने शांत आवाज में कहा, वो अब यहाँ नहीं है। मेरे दिल पर जैसे चोट लगी। नहीं, ये झूठ है। नेवले ने कहा, वो अभी पूरा बना हुआ भूत नहीं था, लेकिन 100 साल बाद वो भी तेरी परदादी जैसा भयानक राक्षस बन जाएगा। ये कहकर वो चला गया। मैं बाहर आया। सुबह हो चुकी थी। गांव फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। क्या मेरा अपना भाई सच में एक खतरनाक भूत बनने वाला है?